आज के इस लेक्चर का टॉपिक है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ के बारे में हम पहले भी पढ़ते आए हैं, स्पेशली कैलकुलस के अंदर ग्राफ का एक आइडिया हमने डेवलप किया है, लेकिन यहाँ ग्राफ का जो हम मतलब ले रहे हैं वो वही नहीं है जो कैलकुलस के अंदर हमने पढ़ा था। ग्राफ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम थोड़े से डिफरेंट वे में ले रहे हैं। तो ग्राफ थ्योरी पढ़ने के लिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के ऊपर, इसके बैकग्राउंड के ऊपर, इसके ओरिजिन्स के बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये थ्योरी कहाँ से इमर्ज हुई है और ये बेसिकली इसका फोकस क्या है। फिर बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर कि ग्राफ थ्योरी जो है वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, किन फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशंस हैं और किस तरह के प्रॉब्लम्स को हम हैंडल कर सकते हैं ग्राफ थ्योरी और उसके टूल्स की मदद से। और फिर हम बात करेंगे इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि मैथमेटिकली हम ग्राफ के इस कॉन्सेप्ट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। और फाइनली हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ थ्योरी के बारे में बताया जाता है कि इसका ताल्लुक 7 ब्रिजेस ऑफ कोनिग्सबर्ग से है। कोनिग्सबर्ग के बारे में ये बताते चलें कि ये रशिया का एक सिटी है और इस सिटी का ये पुराना नाम है। आजकल इस सिटी को कैलिनिनग्राड के नाम से जाना जाता है, यानी ये सिटी कैलिनिनग्राड के नाम से जाना जाता है। इसका जो लेटेस्ट नाम है वो कैलिनिनग्राड है, लेकिन उसका जो पुराना नाम था वो कोनिग्सबर्ग है। तो इस शहर की खुसूसियत जो है या उसकी जो वजह शोहरत है वो उसके वो 7 ब्रिजेस हैं। यानी इस एक सिटी के अंदर, जैसे कि यहाँ पे नीचे इस इमेज में भी हम देख सकते हैं, ये उस सिटी का इमेज है और इस इमेज के अंदर जो ब्लू कलर में ये रिवर्स हैं, ये पानी है और इसके ऊपर जो येलो कलर के निशानात हैं ये उन ब्रिजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि इस सिटी के फेमस होने की वजह है। यानी इसके जो 7 ब्रिजेस हैं ये इस शहर की वजह शोहरत है। और न सिर्फ ये पुल इसकी वजह शोहरत है बल्कि इनसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम था जो काफी ज्यादा फेमस था मैथमेटिशियंस के दरमियान और इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान, और वो इन ब्रिजेस से रिलेटेड वो प्रॉब्लम था जिसको हम कहते हैं कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। तो आइलर एक मैथमेटिशियन है, स्विस मैथमेटिशियन। उसने सबसे पहले उस प्रॉब्लम को देखा और उसका एक सोल्यूशन दिया और उसको सॉल्व करने के लिए उसने इस टाउन का या इस सिटी का एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया और उस मॉडल के अंदर उसने बाकी तमाम चीजों को जो है वो इग्नोर किया और सिर्फ उसका फोकस जो है वो इन ब्रिजेस और उनके दरमियान जो लिंक्स है उनके ऊपर रखा। और इन चीजों को लेके उसने जो उसका एक डायग्राम या उसका एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर या एक मॉडल तैयार किया, उसी मॉडल और स्ट्रक्चर को बाद में लोगों ने ग्राफ का नाम दिया है और वहीं से ग्राफ थ्योरी का आगाज हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जो अर्लीस्ट जो ग्राफ का स्ट्रक्चर बना है वो उसी आइलर मैथमेटिशियन ने बनाया है और वो भी जो कोनिग्सबर्ग ब्रिजेस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। बात करते हैं उस कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम की कि जिसको सॉल्व करते करते ग्राफ थ्योरी की इनिशिएशन हुई। तो वो प्रॉब्लम ये था, काफी फेमस प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम के मुताबिक ये था कि उस शहर के रहने वालों के लिए क्या ऐसा मुमकिन है कि वो इन 7 ब्रिजेस से गुजरे और वो भी सिर्फ एक ही दफा। यानी इसमें 2 चीजें जो है उस उनके ऊपर फोकस किया गया था कि यानी किसी ने इन ब्रिजेस से गुजरना है, हर ब्रिज से गुजरना है और सिर्फ एक ही दफा गुजरना है। तो यानी क्या किसी के लिए ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा कोई पाथ या ऐसा कोई रास्ता जो है वो हो सकता है, क्या कोई पॉसिबल वे ऐसा है कि जिस के थ्रू जो है हम चलते हुए इन 7 ब्रिजेस से सिर्फ और सिर्फ हम एक ही दफा गुजरे। तो ये काफी ज्यादा फेमस था उस दौर में प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को इस मैथमेटिशियन आइलर ने जो है वो सेटल किया और उसको सेटल करने के लिए जो उस शहर का उसने डिजाइन तैयार किया या एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर उसका जो तैयार किया, उस जो कि यहाँ भी हमें नजर आ रहा है, और इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को बाद में लोगों ने ग्राफ का नाम दिया है। तो जैसे कि हमने बात की कि ये जो इनिशियल स्ट्रक्चर बनाया आइलर ने उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, तो चूंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था और वो स्ट्रक्चर जो है वो लोगों ने देखा कि उसके थ्रू जो है वो न सिर्फ ब्रिजेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है बल्कि उससे रिलेटेड
और भी ज्यादा इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डेली लाइफ के, जिनको सॉल्व करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, या इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना के उन प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल किया जा सकता है। तो बाद में यही हुआ, जैसे कि एक हमारे पास प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में यही होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उसके अंदर बेशुमार प्रॉब्लम्स होती है। जैसे गुड्स, जैसे हम ये सोच सकते हैं कि एक गुड ट्रांसपोर्टर है तो उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर उसने अपने गुड्स पहुंचाने हैं तो उसके लिए वो ऑप्टिमल रास्ता अपनाएं ताकि उसके एक्सपेंसेस कम से कम हो। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स हैं जिनको हैंडल करने के लिए जो है वो इस तरह के ग्राफ्स और इस तरह के स्ट्रक्चर से काम लिया जा रहा है आजकल। यानी इसकी एप्लीकेशंस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के अंदर हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ नोड्स होते हैं और मुख्तलिफ नोड्स के दरमियान जो है वो करंट जो है वो फ्लो हो रहा होता है, और करंट जो एक सर्किट डिजाइनर है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो कम से कम जो है ऑप्टिमल पाथ के थ्रू कैसे एक नोड से दूसरे नोड तक या ज्यादा से ज्यादा नोड्स तक जो है वो करंट सप्लाई कर सकता है। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर इसकी एप्लीकेशंस पाई जाती हैं कि जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी उनके जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए भी ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो यूज किए जाते हैं, यानी ग्राफ्स यूज किए जाते हैं। और आखिर में मैनेजमेंट साइंस है। मैनेजमेंट साइंस के अंदर भी यही होता है कि एक तरफ टास्क हैं और दूसरी तरफ उन टास्क वो टास्क असाइन करने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयज हैं या लेबर है, और हर लेबर के अगेंस्ट में एक टास्क है। तो ये असाइनिंग का काम जो है वो आसानी से करने के लिए और इस तरह के जो दूसरे मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या हो सकती है, यानी मैथमेटिकली हम इस ग्राफ को, यानी ग्राफ का जो अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ग्राफ की डेफिनेशन हम यूं बताते हैं कि ए ग्राफ, जिसको हम डिनोट करेंगे जी से, कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स, यानी इसके अंदर दो सेट्स होंगे। एक सेट को हम कहते हैं V और दूसरा सेट हमारे पास होगा E। ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट V ऑफ वर्टिसेस एंड फाइनाइट सेट E ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस कॉल्ड एजेस। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो किस्म के सेट्स हैं, यानी दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। एक किस्म के ऑब्जेक्ट्स जिनको हम कहते हैं वर्टिसेस, यानी उनके अंदर पॉइंट्स होंगे, और दूसरे हैं दूसरे टाइप की जो दूसरा जो कैटेगरी है या दूसरी जो कलेक्शन है वो है एजेस की कलेक्शन, उनको हम कहते हैं एजेस। उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम कहते हैं एजेस, यानी वर्टिसेस और एजेस, इन दोनों से जो एक स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राफ। या इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी हम बता सकते हैं कि ए ग्राफ इज अ स्ट्रक्चर इन विच पेयर ऑफ वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एजेस सच दैट ईच एज में एक्ट लाइक अ पेयर। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स के दरमियान कुछ एजेस का मतलब है कि यानी उनके दरमियान कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ करें, कुछ पॉइंट्स हम ले लें और उन पॉइंट्स के दरमियान कुछ लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ करें, और वो लाइन सेगमेंट्स यानी मूवेबल, अगर हम फ्लेक्सिबल लाइन सेगमेंट्स हों, और जरूरी नहीं कि मतलब लाइन का मतलब वही हम स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहे, जस्ट एक पाथ, यानी उन दोनों के दरमियान कोई कनेक्टिविटी हो उन दोनों के दरमियान। अब उसको अगर हम ज्योमेट्रिकली कहें तो वो एक कर्व हो सकता है या लाइन हो सकती है, या अगर हम अलजेब्रिकली अगर हम बात करें तो जस्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हों और उन पॉइंट्स के दरमियान कोई लिंक हो, और इस लिंक को हम रिप्रेजेंट करें एक पेयर के जरिए। तो इस चीज को हम जो है उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्राफ। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्राफ का मतलब बेसिकली ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स हों, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉइंट्स हों और दूसरे ऑब्जेक्ट जो है वो उन पॉइंट्स के दरमियान लिंक्स, जिनको हम एजेस कहते हैं, तो या एरोस भी कहते हैं कुछ लोग इनको। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राफ, यानी ये ग्राफ का एक डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं, V ऑफ G
वहाँ जो शुरू में हमने नोटेशंस ली है वो है कि जी हम यूज करते हैं यहाँ पे ग्राफ के लिए, और v सेट ऑफ वर्टिसेस के लिए, और e सेट ऑफ एजेस के लिए। तो v इंटू जी यानी v ऑफ जी, ये g उस ग्राफ के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेगा, और e ऑफ जी यानी ये उस ग्राफ के एजेस के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिसमें ये देखा जा सकता है, जैसे कि G1 है ये पहला ग्राफ है, G2 ये दूसरा ग्राफ है, G3 ये तीसरा ग्राफ है। और इसकी डिस्क्रिप्शंस भी दो तरह की हैं, ये उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या उसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये उसकी जो है वो अलजेब्रिक या अर्थमेटिक उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो जैसे कि हमने ग्राफ की डेफिनेशन बयान की है, यहाँ पे देखें बिल्कुल वैसे ही है। यानी इसके अंदर दो किस्म की चीजें हैं। एक तो कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। तो एक तरफ तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कुछ नंबर्स हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिसेस। और दूसरी तरफ इन नंबर्स के दरमियान कुछ कनेक्शंस हैं, यानी ये कुछ लाइन सेगमेंट्स हैं इनके दरमियान। जैसे 0 और 1 के दरमियान एक कनेक्टिविटी है, एक लाइन सेगमेंट है। 1 और 3 के दरमियान एक कनेक्शन है, 2 और 3 के दरमियान, 2 और 0 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान, और 0 और 1 के दरमियान। यानी कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास और कुछ उनके दरमियान कनेक्शंस हैं। तो इन पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं और इन कनेक्शंस को हम एजेस कहते हैं। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है या उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब इसको हम अर्थमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं वो देखें। तो सबसे पहले v ऑफ g1 का मतलब इस ग्राफ के जो वर्टिसेस हैं वो कौन कौन से हैं, यानी वर्टिसेस का सेट वो है 0, 1, 3 एंड 2। तो ये हमारे पास है। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास ग्राफ है उसके जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर भी यही चीज है कि दो किस्म की चीजें हैं इसमें। कुछ इसके अंदर पॉइंट्स हैं यानी कुछ नंबर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कुछ नंबर्स हैं, ये एक तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम वर्टिसेस कहेंगे। और दूसरा इनमें से कुछ नंबर्स के दरमियान कुछ लिंक्स हैं। तमाम नंबर्स के दरमियान लिंक्स नहीं है, यानी 1 और 2 के दरमियान लिंक नहीं है, या 3 और 4 के दरमियान लिंक नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, 5, 4 के दरमियान लिंक नहीं है, 5, 6 के दरमियान लिंक नहीं है, लेकिन कुछ नंबर के दरमियान लिंक्स हैं। जैसे 0, 1 के दरमियान एक लिंक है, 1 और 3 के दरमियान, 1 और 4 के दरमियान, 2 और 5 के दरमियान। तो यहाँ पे भी ये बात क्लियरली देखी जा सकती है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नंबर्स हैं और दूसरे उनके दरमियान कुछ लिंक्स हैं, कुछ कनेक्शंस हैं। तो उन नंबर्स को हम कहते हैं वर्टिसेस और उनके दरमियान जो कनेक्शंस हैं उनको हम कहते हैं एजेस। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये दो चीजें हों तो वो स्ट्रक्चर हमारे लिए ग्राफ है। तो ये भी हमारे लिए एक ग्राफ है। इसी तरह एक तीसरा, और इसके वर्टिसेस जो है हमने यहाँ पे बता दिए कि जो G2 है जो सेकंड ग्राफ है हमारा, उसके वर्टिसेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये V ऑफ G2 जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह तीसरा भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी हमारे लिए एक ग्राफ है। उसके अंदर भी उसके अंदर 3 नंबर्स हैं, 0, 1, 2, ये हमारे लिए वर्टिसेस हैं और इनके दरमियान कुछ कनेक्शंस हैं। जैसे 0 और 1 के दरमियान भी एक कनेक्शन है, 1 और 0 के दरमियान भी कनेक्शन है, 1 और 2 के दरमियान भी कनेक्शन है। तो इन कनेक्शंस को या इन लिंक्स को हम एजेस कहेंगे। तो चूंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर भी वर्टिसेस भी हैं और उनके दरमियान लिंक्स यानी एजेस भी हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी हमारे लिए एक ग्राफ है और इसके वर्टिसेस 0, 1, 2 हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। अब देखते हैं कि इसकी जो अर्थमेटिक या अलजेब्रिक डिस्क्रिप्शन है वो क्या हो सकती है। ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन है। अलजेब्रिक डिस्क्रिप्शन भी बहुत इजी है। उस डिस्क्रिप्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमने ये करना है कि वर्टिसेस मेंशन करने हैं और उनके दरमियान लिंक्स मेंशन करने हैं। बेसिकली हमने ये मेंशन करना है कि कितने वर्टिसेस हैं और किन किन वर्टिसेस के दरमियान लिंक्स हैं, यानी कौन कौन से वर्टिसेस आपस में लिंक्ड हैं। और इस लिंक को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक ऑर्डर पेयर के थ्रू। जैसे सबसे पहले 0, 1 के साथ लिंक्ड है तो 0 और 1 का पेयर बनाएंगे। तो 0 और 1 का पेयर ये शो करेगा कि 0 और 1 आपस में लिंक्ड हैं। इसी तरह 0 और 2 आपस में लिंक्ड हैं, तो इसको अलजेब्रिकली या अर्थमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए हम 0 और 2 का एक पेयर बनाएंगे। इसी तरह जितने भी लिंक्स हैं हर लिंक का एक हम पेयर बनाएंगे। तो उन पेयर्स के कलेक्शन, उन पेयर्स का जो कलेक्शन होगा वो भी इस ग्राफ को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो उसकी अर्थमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे कि यहाँ है E ऑफ G1, यानी उसके जो एजेस हैं, यानी इसके जो एजेस हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर पेयर्स के थ्रू। फर्स्ट एज जो है वो 0 और 1 है
0 और 1 के दरमियान एज है, तो 0 और 1 का एक ऑर्डर पेयर हमने बनाया। फिर 0 और 2 के दरमियान भी एक एज है, तो हमने 0 और 2 का भी एक पेयर बनाया। फिर इसी तरह 0 3, फिर 1 3, फिर 1 2, फिर 2 3। तो ये टोटल जो हमारे पास एजेस हैं वो हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 एजेस हैं। तो हमारे पास ये 6 पेयर्स बने हैं। जिन जिन पॉइंट्स के दरमियान या वर्टिसेस के दरमियान एजेस मौजूद हैं उनके हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। तो ये भी एजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड है या उसकी भी एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम अर्थमेटिक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड हमारा ग्राफ है उसके एजेस को भी हम अर्थमेटिकली डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो कैसे, बिल्कुल उसी तरह जितने भी इसके एजेस हैं उनको हम ऑर्डर पेयर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। पहला एज हमारे पास 0 1 का है, तो ये 0 1 का ऑर्डर पेयर। फिर 0 2 के दरमियान भी एज है, तो ये 0 2 का ऑर्डर पेयर। फिर उसके बाद 1 3 के दरमियान भी है, 1 4 के दरमियान भी है, तो ये 1 3 और 1 4 का पेयर। फिर इस तरह 2 5 और 2 6 के दरमियान भी एजेस हैं, तो ये देखें 2 5 और 2 6 के दरमियान ये ऑर्डर पेयर्स। तो और कोई यहाँ पे एज नहीं है जिसका हम ऑर्डर पेयर बना सकें। तो ये टोटल 6 एजेस थे यहाँ पे, तो ये हमने 6 ऑर्डर पेयर्स के थ्रू इन एजेस को रिप्रेजेंट किया है। और जो हमारा फाइनल जो ग्राफ है उसके एजेस को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो इस तरह के सबसे पहले 0 और 1 के दरमियान है, तो ये 0 और 1 का पेयर। 1 और 0 के दरमियान भी कनेक्शन है, तो ये 1 और 0 के दरमियान भी। 1 और 2 के दरमियान है, तो ये 1 और 2 के दरमियान। लेकिन एक चीज यहाँ पे हम ये नोट करेंगे कि यहाँ पे कुछ एजेस हैं और ये सिर्फ यहाँ पे देखें, ये जस्ट यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के थ्रू जो है वो दिखाई गई है पहले और दूसरे ग्राफ में। जबकि तीसरे ग्राफ में जो कनेक्टिविटी है या जो कनेक्शन या जो लिंक है उसको एक रे के जरिए यानी एक एरो के थ्रू जो है वो इस लिंक को डिनोट किया गया है। ये भी एक डिस्टिंक्शन है असल में, क्योंकि ग्राफ के फर्दर टाइप्स हैं। एक कुछ ग्राफ्स हैं जिनको हम डायरेक्टेड कहते हैं, कुछ को हम अनडायरेक्टेड कहते हैं। तो ये ग्राफ की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, क्योंकि ये अक्सर होता रहता है कि हम फॉर एग्जांपल किसी रोड के ऊपर जाएं तो हमें ये नजर आता है कि एक रोड ऐसा होता है जिसमें सिर्फ 1 वे ट्रैफिक चल रहा होता है, और लेकिन कुछ रोड ऐसे होते हैं जिनमें 2 वे ट्रैफिक चल रहा होता है। यानी फॉर एग्जांपल 0 और 1 है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि या तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता या उसका कोई सेंस नहीं बनता, या ये है कि यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो आमदोरफ्त हो सकती है। लेकिन ज्यादा मुनासिब बात यह है, ज्यादा रीजनेबल बात यह है कि यानी ये ऐसे वर्टिसेस का ग्राफ है या ऐसे ऑब्जेक्ट्स का ग्राफ है जिसके दरमियान जो ऑर्डर है या जो डायरेक्शन है वो ज्यादा मैटर नहीं करती है। तो जहां ऑर्डर ज्यादा मैटर ना करे तो वहां पे हम इस तरह अनडायरेक्टेड जो है वो एजेस हम लेते हैं या लाइन सेगमेंट्स लेते हैं, और जहां पे डायरेक्शन भी मैटर करती हो तो वहां पे फिर हम एरोज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके नतीजे में जो ग्राफ बनते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ जहां पे एरोज यूज होते हैं, और कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ जहां पे ये जस्ट लाइन सेगमेंट्स यूज होती हैं। और जो इसकी अर्थमेटिकल डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी डिस्टिंक्शन रखने के लिए हम ऑर्डर पेयर रखते हैं। ऑर्डर पेयर हम लेते हैं जहां पे ये यहाँ पे जो हमने ऑर्डर पेयर लिया है यानी वो ऐसे ग्राफ के एज को रिप्रेजेंट करता है जहां पे डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, और इसका पेयर जो है हमने एक डिफरेंट वे में लिया है। यानी उसका जो पेयर हमने बनाया है उसके लिए हमने राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये हमारे पास जो एरो शेप्ड जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं हमने उनका इस्तेमाल किया है, जो सिर्फ डिस्टिंक्शन जाहिर करने के लिए है कि ये डायरेक्टेड ग्राफ के एजेस हैं और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के एजेस हैं।